केसरिया बालम आओ हमारे देश। एक झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दो ठाकुर साहब, हमारी बेटी की जिंदगी को सवाल है। ठाकुर साहब, आप अपने फैसले पे एक बार फिर से विचार कीजिए। जो आप हमारी बेटी को ठुकरा दोगे तो मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। एक बार हमारी बेटी की भूल ने माफ कर दो, एक बार हमारी बेटी की भूल ने माफ कर दो। उठो मदन सिंह, उठो। अब थारी कोई भी बात का हमारे पर असर नहीं होने वाला, और अगर हमारी बेटी भी ऐसी भूल करती तो हम उसे कभी माफ नहीं करते। इतिहास गवाह है मदन सिंह कि ऐसे वक्त पर राजपूतों ने अपनी औलाद का भी खून बहा दिया। मैं नाइंसाफी करता हूं, ये इल्जाम मारे पर मत लगाना, क्योंकि जमीन की सच्चाई का पता चलते ही मैंने थारी जमीन थारे को लौटा दी। रणवीर की खुशी के लिए मैं खुद थारे घर पर चलकर आया, रिश्ते के लिए, पर तुम तब भी चुप रहे। अपनी छोरी की सच्चाई हमसे छुपाई रखी। हम सब ने आंखें बंद करके थारे पर भरोसा किया मदन सिंह। थारे घर से खुशियां लाने के बजाय मातम लेकर चले आए और अपने बेटे रणवीर का जीवन नरक बना दिया। हमारा बेटा दीप तुम सबको छोड़ आवेगा। जी, इस छोरी को ये सारे गहने पहनकर ही जाने दो कि या फिर ऐसे कैसे जाने दूंगी? इसे इसकी औकात जो दिखानी। ए छोरी, ये सारे कीमती गहने उतार, मैं इमली को बेचती हूँ। दीपक बाहर गए है, आ जाएगा। जब से आपके छोटे भाई रणबीर का ब्याह हुआ है, तब से आप हमारे से कुछ कटे कटे रहने लगे हो। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने? जरा बताना तो। उस दिन मैं आपसे मिलने आपकी हवेली आई थी, तब आया हमारा हाल जानने। बस भिजवा दिया अपने मामों से के हाथ एक घटिया सा तोहफा। घटिया सा तोहफा? जरा मन ने भी दिखा वो घटिया सा तोहफा। तो थारे हिसाब से ये घटिया सा तोहफा है? कुंवर साहब, अब ये हार आपके हाथों से मिलता तो इसकी कीमत कुछ और होती ना। ये ले, ये अपने हाथों से दे रहा हूं, अब वो वापस ला। कुंवर साहब, अभी अपने हाथों से हमारे गले में भी डाल दो। अल्लाह, बाहर ला। कुंवर साहब, अब इसे भी हमारे पास ही रहने दो ना। तोहफे तो दोनों आपके पास से ही आए हैं ना। तूने तो अब मारे को कहा था कि थारे को हार पसंद नहीं है, तो पसंद आ गया।
जब आप हमारी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखते हो तो आपकी पसंद को पसंद करना हमारा फर्ज बन जावे है। और ये ख्याल मैंने अभी आया है। ठुमरी, मासा का फोन है। हाँ मासा। दीप कटे। मासा आपसे कितने बार कहा है हमारे से सवाल मत पूछा करो। अब बताओ क्या हुआ? मैंने थारे को ये बताने के वास्ते फोन किया है कि रुक्मी को मामलो संभल गया। थारे को उसके साथ उसके बाप और भाई को उसके गांव के बाहर तक छोड़ कर आना है। थारे पापा सा का हुक्म है। ठीक है, आता हूं। अरे आप बेकार में परेशान हो रही हो और रसाल ने भी परेशान कर रही हो। वहाँ सब कुछ ठीक है। रुक्मी के ससुराल वाले कुछ रस्म वसम की वजह से उन्हें भेजने में देर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब तो पड़ गई कालजे में ठंडक। रुक्मी ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं, नवेली दुल्हन बड़ी है, हो जावे है देर सवेर। आप परेशान मत हो, मैं चालू हूँ। अरे ओ मेजर साहब, थारा यहीं रुकने का विचार है के? घर पर थारी माँ वाट जोड़ी है थारी। हुकुम भाभी साहब, मैं अपनी माँ ने इंतजार ना करा सकूं और आप लोग भी ज्यादा इंतजार मत करवाना। चलता हूं। हमारे परिवार को सद्बुद्धि दे दो माताजी महाराज। सिर्फ लड़की वालों को दोषी मानकर कोई ऐसा फैसला न कर बैठे जिससे सबका जीना मुश्किल हो जाए। हमारा दिल कहे इसमें रुक्मी का कोई दोष को नहीं। कोई भी लड़की अपने प्यार को पाने की चाह में बेइज्जत होना ना चाहेगी। उसको इस घर में रोक लीजिए। हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो। मैं रुक्मी को दिल से रणवीर की बिंदड़ी स्वीकार कर चुकी हूँ। माताजी महाराज, सबके दिलों से नफरत का अंधेरा हटाकर प्यार का उजाला भर दो माँ। भाई साहब नींबू पानी पी लीजिए, हैंगओवर उतर जाएगा। लीजिए भाई साहब। नहीं वो जब तक वो इस घर से नहीं चली जाती ना, मैं होश में नहीं आना चाहता। रणवीर, दीप भाई साहब देखिए ना, रणवीर भाई साहब का सर फटा जा रहा है और फिर भी वो नींबू पानी नहीं पी रहे। ठीक ही तो कह रहा है, जहर ही जहर को मारे है, दवा नहीं। रणवीर, चल उठ मारे भाई, उठ। आज दोनों भाई मिलकर खुशियां मनाएंगे। उठ, हाथ दे, उठ। हाँ भाई, मैं पीऊंगा। दीप भाई साहब, आप रणवीर भाई साहब की हालत देख सकते हैं, फिर भी उन्हें और पिलाना चाहते हैं। चुप कर मुंह मत। बड़ों के बीच में बोलना कब से सीख लिया तूने? हाँ, 4 दिन विदेश में क्या रह के आई, घर की परंपरा भूल गई क्या? अब सुन मारे भाई, शाम होते ही उस मदन सिंह और रुक्मी को गांव के बाहर छोड़ाऊंगा। तू तब तक तैयार हो जा, दोनों साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आज। ओके? परफेक्ट। आ जा। खड़िया लाली भगी पंथनिया
जी बढ़िया चला बड़ा मुरा पिया पिया होगा। किसी करनी से मुख को मोड़ा, बीची भंवरे में किस विधि छोड़ा, तुम बिन सूनी मांग सुहागन, काहे लगा वो ठेस, केसरिया बालम आवो हमारे देश, केसरिया बालम आवो हमारे देश, हमारे देश, हमारे देश। गाड़ी में बैठ। क्या कर रही हैं आप संभालिए अपने आप को, चोट लग जाएगी। लग जाने दे चोट वाले, लेकिन उसे रोको, उसे रोको, अनर्थ होने वाला है, उसे होने से पहले रोक लो रुक्मी को। पंडित जी ने कहा था कि अगर रुक्मी रणवीर को छोड़कर चली गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रोको रुक्मी को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके कारण यह अनर्थ हुआ था उसे हमने घर से निकाल दिया है। नहीं बेटा, ये तुझे ऐसा समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक इस हवेली में मारा जलाया दिया कभी भी बुझा को नहीं, लेकिन आज रुक्मी के हवेली के बाहर कदम रखते ही वो दिया बुझ गया। ये किसी अनहोनी तूफान के आने का अंदेशा है बेटा। संभालिए अपने आप को, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा होने वाला नहीं है। पंडित जी से गलती हुई, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि 36 में से 32 गुण मिले, लेकिन जो हो रहा है उससे साफ दिखाई देता है कि पंडित जी से गलती हुई और रुक्मणी को रणवीर से अलग करने का हमारा फैसला बिल्कुल सही। एक इत्तेफाक से घबराकर आप उस धोखेबाज छोरी को देवी का रूप देना चाहती हैं?
जिसने हमें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा चाहा। जाइए मां साहब, जाकर वो दीपक फिर से जलाई, क्योंकि बहुत जल्द हम रणबीर का किसी दूसरी छोरी से ब्याह करके मुंह दिखाई की रस्म करना चाहते हैं। ये कहा तूने? मैंने गलत सुना ना बेटा? मासा, आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना, और ये फैसला घर के सब मर्दों ने मिलकर लिया है, क्योंकि घर से बाहर निकलकर समाज में मुंह तो हमें ही दिखाना पड़े है ना। वाह बेटा, समाज की नजरों से डर लागे है तने, पर उस ऊपर वाले की नजर से डर ना लागे है तने, जो सब कुछ देख रहा है। उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज ना होवे है बेटा, उसकी लाठी में आवाज ना होवे है। चलो उतरो सब। अरे के सांप तू गया क्या? उधर नीचे। कौन सा? जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। किसी ने देख लिया तो गांव में हमारी बदनामी हो जाए। मैं क्या तन्ने यहाँ इज्जत दिलवाने वास्ते लाया हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि तारी बदनामी हो, और इतनी बदनामी हो कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहो तुम सब। चलो। मदन सिंह, भूला नहीं हूं मैं जब एक रात तन्ने मारे को लॉकअप की हवा खिलवाई थी। जमीन का कीड़ा जमीन में रहना तो अच्छो है। तू तो आसमान छूने चला था, अब देखना क्या करता हूं मैं थारे साथ। जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। क्या करने जा रहा है? मार दूंगा उसे। तुम्हारे बापू से मरने की बात करता है। चुप कर, गांव में जाना है, चुपचाप रहना, नहीं तो कोई देख लेगा। चल। क्यों रुक गई? पेड़ से पायल काट रही है, तो चलता रहे। कैसे आ रहे हो तुम दोनों इतनी रात है? वहाँ कौन था मदन सिंह? मेरी छोरी आई है, तुम हमारे से छुपा क्यों रहे हो? हमारे को कोई गलतफहमी हुई है, बस हम दोनों बाप बेटे ही, और कोई ना है। सारी आंखों का इलाज करा, बुढ़ा हो गया। जा घर जाकर के सो जा, हमारे को भी सोने दे। चल बेटा चल।
बुढ़ापे का ताना मार के कट गए मदन सिंह, पर हमारी भी आंखें चील की हैं। मैं सूरत तो कौन ही देख पायो, लेकिन वो परछाई थी किसी औरत की। माँ, माँ उठो, उठो माँ। अरे क्यों क्या छोरी? लागे कोई आया है। कहीं तारा बापू तो नहीं? पता नहीं। चल चल। किसु? बापू इतनी रात गए? जीजी, बता नहीं सकती कितनी खुश हो तारे को देखकर। रुक्मी, क्या हो गया था तन्ने मारी छोरी? रसाल मैंने बतायो कि थारी तबीयत खराब हो गई थी और इस वास्ते थारे ससुराल वाले ने थारे को पग फेरे के लिए नहीं भेजा। मालूम है बेटा, आज पूरे दिन गांव की सारी औरतें थारी बाट देखकर चली गई। माँ, मैं पड़ोस वाली काकी को बता कर आती हूँ कि जीजी पग फेरे के लिए आ गए, तो वो दूसरे गांव ना जाए। हाँ। रुक जा रसाल। दरवाजा बंद कर दे। सुना नहीं तो रहे, दरवाजा बंद कर दे। और भूले से भी किसी को इस बात का पता ना चले कि रुक्मी अपने सासरे से लौट आई है। आप क्या कह रहे हो जी? खुद रसाल ने फोन करके पता लगाया कि रुक्मी की तबीयत खराब होने की वजह से। अरे तबीयत नहीं, इसकी तकदीर खराब हो गई है और हम सबका भी नसीब खराबी हो गया, समझ। बापू, क्या हुआ वहाँ हमारी जीजी के साथ? हवेली वालों की आंखों में धूल झोंकने चली थी थारी जीजी, और हमारी नजर नीचे करवा दी इसने। के जरूरत थी कंवर साहब से अपना जला हुआ चेहरा छुपाने की। ना करता ब्याह तो ना करता, कुंवारी बैठी रहती, मैं पाल लेता पूरा जीवन। अब तो इसने हमें ये बताने लायक भी नहीं छोड़ा है कि हमारी बेटी सासरे से वापस घर आ गई है। और याद रखना, इसे इस घर से बाहर मत निकलने देना, वरना हम सबको अपना मुंह छुपा के गांव से बाहर निकलना पड़ेगा। जीजी, अपने बापू को क्यों ना बताया? अपने जीजू साहब को चिट्ठी लिखकर सब बता दिया था, जिसे माँ ने बदल दिया। और क्या करती मैं? वहाँ कुंवर साहब को बताती तो जितनी बेइज्जती बापू की माँ हुई, उससे कहीं और ज्यादा होती। शायद बापू और घीसू की चाड़ पर भी बनाती, और यहाँ बापू को बताती तो वो माँ को गुनहगार मानकर पता नहीं क्या कर बैठते।
हर माँ को चिंता सताती है उसकी बेटी के ब्याह की। हो सकता है माँ ने इसी चिंता की वजह से वो चिट्ठी बदली होगी। इसमें माँ का कोई दोष ना है। मारा नसीब बीच में आ गया। मेरे कुंवर को पाने के लिए अपने बापू का सर नीचे करवा दिया। मैंने सबकी जिंदगी नरक बना दी। ना जीजी, जिंदगी तो आपकी बर्बाद हुई है और इसकी वजह जितनी माँ है, कहीं ना कहीं मैं भी हूं। ये तो क्या कह रही है? हाँ जीजी, ब्याह के दिन जीजू सा की बातों से मुझे लगा कि उनको आपकी वो चिट्ठी नहीं मिली। फिर उससे पहले मैंने उनको बताना चाहा, आपको बताने की कोशिश भी की थी मैंने, पर बहुत देर हो चुकी थी। देर नहीं हुई थी रसान, हमारी खुशियों को आग लगनी थी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। कुंवर सा जिनका चेहरा फूल सा खिल जाता था हमारे से मिलकर, और कभी चेहरा यूं मुरझा गया है। उनकी आंखों में जो मैंने अपने लिए नफरत देखी, जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। हम सबकी गलतियां अपने से लेकर सबको माफ करना चाहती है ना, ऐसा ना होगा। जब किसी वजह से कुंवर साहब उस चिट्ठी को दिखाएंगे तो आप ना माँ को बचा पाएंगे ना मन्ने। वो दिन अब कभी नहीं आएगा रसा, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने जला दी है। हमारा बेटा कोई मिट्टी का पुतला है जो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की एक और कोशिश की जा रही है। किसी भी मामूली छोरी के साथ उसका ब्याह करके इस हवेली की परंपरा पर बलि चढ़ा दी है। कमल, तन्ने के लागे है? मैं इस बात से खुश हूं नहीं, पण बड़े भाई साहब ने जो फैसला लिया है वो पूरे परिवार का भला सोचकर ही तो लिया है। हवेली की कुछ रस्में हैं जो होना चाहते हुए भी हमें निभानी पड़े हैं। तुम तो बस अपने बेटे की भावनाओं में बहकर बोले जा रही हो। यही तो फर्क है माँ और बाप में। एक माँ ये है जो बेटे का दर्द समझती है, क्योंकि वही दर्द सहकर चढ़ती है बेटे को। जिसकी बलि चढ़ा रहे हो, कम से कम उससे तो एक बार पूछ लियो कि वो कुर्बान होना चाहेगा कि नहीं। नहीं तो इस हवेली की इज्जत के चक्कर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमारा घूंघट नहीं उठावेंगे। हमारे चेहरे की परसों से तलाश थी ना आपको। मिट्टी वाले हमारे चेहरे को देखकर क्या कहा था आपने कुंवर सा? याद है? हमारा चेहरा देख लो कुंवर सा, मैं ही तो आपकी तस्वीर हूँ जिसे आपने बनाया। जाओ यहाँ से,
चली जाओ मेरे सामने से। मिट्टी लगे हमारे चेहरे को देखकर तस्वीर क्या कहा था आपने? हमारे चेहरे की याद है? परसों से तलाश हुआ था। बोलिए ना, हमारे चेहरे को देखकर जवाब दीजिए। कोई कहा था आपने? क्यों 18 घूंघट उठाइए ना। मिट्टी लगे हमारे चेहरे को देखकर चुप हो जाओ। क्या कहा था आपने? याद है आपको? तुम्हारे चेहरे की परसों से तलाश तस्वीर जाओ। जिसे आपने बनाया। हमारा चेहरा देख लो कुंवर सा। चुप हो हमारा जाओ। चेहरा देख लो कुंवर सा। मिट्टी जाओ। लगे हमारे चेहरे को मैं देखकर कहता हूँ जाओ यहाँ से। मैं ही तो आपकी तस्वीर। चुप हो जाओ। मिट्टी लगे मेरे चेहरे को देखकर मैं कहता हूँ बोलिए देखिए ना, मैं ही तो जाओ यहाँ से। याद है। बोलिए ना, जाओ। हमारे अरे जाओ यहाँ से। कुंवर सा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ही तो आपकी तस्वीर। याद है। जाओ। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। भाई साहब मैं हूँ उमर। मोमन, मेरी बहन, ये रुक्मी को बोलो ना कि जाए यहाँ से। भाई साहब वो चली गई। चली गई? हाँ भाई साहब, वो इस घर से, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। नहीं मोमन, वो इस घर से जा सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाएगी वो। तू देख लेना, मुझे बर्बाद और तबाह करके ही जाएगी वो। अरे बहुत बड़ी धोखेबाज है। पहले मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक किया और उसके बाद मुझे धोखा दे दिया। और कभी माफ नहीं करूंगा उसे, कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ भाई साहब, रुक्मी को ना आप ना मैं, हम दोनों से कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे भाई साहब के प्यार का मजाक उड़ाया है उसने। थैंक यू मोमन, मेरी बहन। तू कितनी अच्छी तरह समझती है ना अपने भाई साहब को। अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, हाँ, उसे भुलाने के लिए, लेकिन तू कहीं जाना मत। उसे वापस आने मत देना मेरे पास, हाँ? ठीक है भाई साहब, आप वहाँ बिस्तर पे सो जाइए, मैं यही हूँ आपके पास। नहीं, उसे नहीं आने दूंगी। नहीं, मैं उस बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। वहां मैंने उसका मनूस चेहरा देखा था, मैं वहां नहीं सो पाऊंगा। मैं यहाँ सो जाता हूँ ना, हाँ? लेकिन तू जाना मत, मेरे पास ही रहना, हाँ? उसे आने मत देना मेरे पास, ठीक है? मैं सो जाता हूँ। मेरे पास ही रहना बस, उसे आने मत देना। मैं यही हूँ आपके पास, वो नहीं आएगी। यही रहना, हाँ? मेरे पास ही रहना। थाने तो बड़ो हाथ मिल गयो भाया, अगली बाजी मारी है। चल भाई बाट पत्तो। बस अठे चौपाल पे अड्डो जमा के पत्ते खेलते रहो। गांव के सम्मान, गांव की इज्जत दांव पे लगी है। बाकी कोई फिक्र कोनी तुम लोगों को। अरे ताया, मैं पहले ही हारा बैठा हूँ और आप आगे भाषण सुनाने। खेलो खेलो बेटा। अरे गांव में भूचाल भी आ जाएगा ना तो तुम लोगों को क्या है? ये पहेड़ियां क्या बुझा रहे हो? हुआ क्या है? कल रात में वो मदन सिंह रुक्मी के साथ गांव में चोरों की तरह से गुजरा था। तो आप क्या कर रहे थे इतनी रात में? पहरा दे रहे थे क्या? वैसे भी रुक्मणी बड़ी हवेली से पग फेरे के लिए आने वाली थी, आई होगी देर रात को। यही तो समझने वाली बात है काकी साहब। अगर रुक्मी आई है तो मदन सिंह बताने से छुपा क्यों रहा है? अरे बुढ़े, तू पहले खांस ले फिर कुछ बोल। और मैं कह रही हूँ ऐसा कौन नहीं हुआ है। अरे ऐसा ही हुआ है काकी साहब। अरे चलो सब हमारे साथ, अब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलो भाया, सब लोग चलो। अरे रुको, मैं मदन सिंह की रिश्तेदार बनने वाली हूँ, मैं जाकर पूछती हूँ। अगर रुक्मणी साची में आई होवेगी तो वो लोग मारे से कुछ ना छुपावेंगे। हाँ काकी साहब आप जाओ। अरे ताया साहब, इस उम्र में क्यों बेइज्जती कराते फिरते हो खांसते हुए? खीसू के बापू, कटे खोए हो आप? अब के बचा है खोने के लिए? बहुत कोशिश की कि सब सपना बन जाए, पर सुबह ही सुबह आंख खुली और रुक्मी को देखा तो
अरे गांव वाले आकर के पग फेरे के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? मारी तो कुछ समझ में ना आवे। कौन आ गया सुबह सुबह? शायद दरवाजा तो खोल। अरे भाभी साहब खमा घणी से घणी खमा पधारो। खमा घणी घणी खमा। पता चला भाई साहब रात को लौट आए तो मिलने चली आई। रुक्मिणी कटे है? मालूम था मन कि रुक्मिणी नहीं आई। अरे आती तो पता तो चलता, पर रुक्मिणी का पग फेरे के वास्ते ना आने का कोई कारण? अब गरीब की छोरी इतनी बड़ी हवेली गई तो उसकी तबीयत खराब हो गई और हवेली वाले ना चाहते थे कि रुक्मी को यहाँ भेजे और उसकी तबीयत और खराब हो जाए। वो लोग रुक्मी की तबीयत ठीक होते ही खुद खबर भेजेंगे। साची में बड़ी नसीब वाली है रुक्मिणी, जिसे इतना प्यार करने वाला बीन और इतना बड़ा घर मिला। चलो। अरे भाभी साहब छात तो पीते जाओ। नहीं नहीं रहने दे, अभी तो जाते उस बुढ़े खूसट को डांट पिड़ानी है मन्ने। क्या होगा कीसू के बापू? भगवान जाने क्या होगा। मजाक बन जाएगा गांव वालों के सामने। अरे किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। हाँ, रुक्मी को कह दे कि खबरदार जो कोठरी के बाहर पैर रखा तो ढक दो इसका मनहूस चेहरा, ढक दो। औकात है थारी। ये भोली सी सूरत देखकर कौन कह सकता है कि इसके दिल में इतना पाप छुपा है। इसकी तकदीर खराब हो गई है और हम सबका भी नसीब खराबी हो गया, समझ। हमारे कारण कुंवर सा की बदनामी हो, अब हमारे घर वालों की बदनामी होने जा रही है। आखिर क्या है इसका कि मेरे अंत से ही हो पाएगा सबके दुखों का अंत। जी विक्रम की माँ आई थी ना, क्या कहा उन्होंने? क्या कहती वो? हमारे कारण बापू को उनसे झूठ बोलना पड़ा और वो झूठ को सच मानकर लौट गई। जीजी ये उनकी मजबूरी थी। उस विधु ने सबका दिमाग जो खराब कर रखा है और मैंने सबका नसीब। हाँ जीजी ऐसा ना कहो, इसमें आपका कोई दोष ना है। सब कुछ उस चिट्ठी की वजह से हुआ है जो माँ ने बदली थी। चिट्ठी के बदल देने से हमारा नसीब तो नहीं बदल जाएगा ना। बचपन से ही मैं थारे वास्ते, बापू वास्ते, सबके वास्ते मनहूसियत दिलाती रही। जीजी आप फिर
यही सच्चाई है रसाल। जब तक हमारा ब्याह नहीं हो रहा था, थारा नसीब हमारे कारण रुका रहा। बापू इतने सालों से अपने खेतों के लिए लड़ते रहे, उन्हें उनका हक मिला भी तो मैंने उनकी खुशियां छीन ली। आज हमारे कारण हवेली में बापू की बेइज्जती हुई। पूरे गांव में शान से घूमने वाले हमारे बापू अपने ही घर में मुंह छुपा कर बैठे हैं। आने वाले की आंच से भी डर जावे। इन सबका एक ही हल दिखाई दे रहा है बेटे, और वो है हमारा अंत। भगवान के वास्ते ऐसा सोचना भी ना। अब मैं बापू को बताने जा रही हूँ कि सारी गलती माँ की। रसाल, एक तरफ मने जीने का हौसला दे रही है, दूसरी तरफ मौत से भी भयानक सजा देना चाहे मन्ने, तो क्या करूं? क्या करूं मैं जानू कि आप बेकसूर हो, और आपको बेगुनाह साबित करने के वास्ते इस राज को बापू के सामने खोलना ही होगा। क्या होगा उससे? मन्ने हमारे ससुराल वाले तो अपनाने से रहे, बापू माँ के साथ क्या कर बैठेंगे कि तू भी जाने, और चुप रहकर आप पर जो गुजरेगी वो भी मैं जानती हूँ। हमारे सर पे हाथ रख के वचन दे मन्ने, तू भूल से भी बापू के सामने उस चिट्ठी का जिक्र ना करेगी। वचन दे मन्ने। वरना तुम्हारा मरा मुंह देखेगी। समझ ले कि ये राज आज हमारे सीने में दफन हो गया, और हमारा घाव तो वो तुम्हारे चेहरे के घाव की तरह सूखने से रहा। शायद सारी जिंदगी आंसू बढ़कर बहता रहेगा। काकी सा क्या खबर लाई हो? मैं पूछूं काकी सा, रुक्मी घर में है कि नहीं, या फिर ये गुमान सिंह जी फालतू में तमाशा खड़ा करने पे तुले हुए हैं? क्यों बोलती बंद थारी, जवाब क्यों नहीं दे रही? या अपने होने वाले समझे का झूठ छिपाने का बहाना ढूंढ रही है? देख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है। मदन सिंह क्यों झूठ बोलेगा? उसे किसी का कर्ज चुकाना है के? रुक्मणी की तबीयत खराब है और उसके ससुराल वाले ऐसे में उसे नहीं भेजना चाहते। रुक्मणी की तबीयत जब संभल जाएगी ना, तो वो लोग खुद मदन सिंह को बुलावेंगे उसे ले जाने के वास्ते, और तब तू खुद भी चले जाना उसे लिवाने मदन सिंह के साथ। मैं तो बोले हूँ काकी साहब, इनकी पीठ पे लदवा कर लाना चाहिए रुक्मणी को। तुम लोग क्या समझते हो? बिना सबूत के दावा कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये है रुक्मणी की पाजेब। ये रात मैंने तब पाई जब रुक्मणी को देखा था। अरे पूरे गांव में पूछवा के देख लो, सिवाय रुक्मणी के ये पाजेब किसी और की है ही नहीं। अरे बुढ़े, तू के रात में हमारी बहू बेटियों के गहने ढूंढता फिरता है? अरे रुक्मी का इतने बड़े खानदान में ब्याह हुआ है,
उसके पैरों में सोने की पायल होगी। सुबह से दिमाग खराब कर दिया सबका। मैं बोलियो बात क्या है? बात यो है कि इनका रुक्मिणी के साथ ब्याह ना हो सका, इसलिए ये बावड़े हो गए। थारे को ब्याह करना है ना, तो मैं बताती हूँ थारे वास्ते रिश्ता। देखो काकी साहब, मारे से मजाक मत करना। हाँ। अरे मारी उम्र है के थाड़े से मजाक करन की? जो तू रुक्मी को भूल जाए तो बताऊं। देखो काकी साहब, मेरा मजाक उड़ाना तो ठीक ना होगा, मैं बता देता हूँ। अरे पहले मन ने पूछ लेने दे, फिर तन्ने बताऊंगी। अच्छा, वैसे किस गांव की है? वो भी बाद में तन्ने बताऊंगी। ठीक है, तो फिर कल आता हूँ मैं थारे घर। हाँ। खम्मा घड़ी का किस्सा। चलो आया, चलो पत्ते खेलते हैं, चलो। अरे भाभी सा, सच में आप इसका रिश्ता करवाना चाहो हो? हाँ भाई, इसी बहाने रुक्मी का पीछा तो छोड़े। कितनी मुश्किलों के बाद मदन सिंह के घर में खुशियां आई हैं, ये भी तो सोचो। मौसा, पता चला है कि आपने कल से कुछ खाया नहीं। चलिए कुछ खा लीजिए। हमारे बच्चे ने एक बार फिर से कबला का अपमान कर दिया, पर तू हमारे लिए अन्न देवता का अपमान करवाने क्यों लाई है? मौसा, आप भूखे पेट ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। पर खुद की जान तो दे सको ना बिंदड़ी। जब तक ये लोग हमारी बिंदड़ी को घर वापस नहीं लाते, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी हमारी ये लड़ाई हमारे समझदार सपूतों से तो नहीं है, माताजी महाराज से है। क्या बोल रहे हैं बड़े ठाकुर साहब? आपके भतीजे रणवीर का तो ब्याह हो चुका है। फिर से रोहित जी, वो हमारे भतीजे का ब्याह नहीं था, एक धोखा था पुरोहित जी, जिसकी साजिश का हम अंदाजा नहीं लगा पाए, और अपनी बदसूरत बेटी को हमारे भतीजे के सर मर दिया उसके बाप मदन सिंह ने। जी, मैं कहना चाह रही थी कि गायत्री, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जीजी, आप अंदर जाइए ना, पुरोहित जी का ध्यान मैं रख लूंगी। तुम भी जाओ यहाँ से। अरे पुरोहित जी, इकट्ठे हो गए हो? पिछली बार मुंह दिखाई की रस्म में मैंने आपका फायदा किया था, इस बार उससे ज्यादा फायदा करवा दूंगा। रोहित जी, इस ब्याह से सिर्फ हमारे भतीजे ने ही धोखा नहीं खाया, हम सब इसका शिकार हुए हैं। हम समाज में रणवीर का ब्याह बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि समाज में रणवीर का और हमारा मजाक न उड़ाया जाए कि हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। जब आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, तो मन ने कुछ करना ही पड़ेगा। मैं एक गरीब किसान को जानता हूं, उसकी 6 बेटियां हैं। वो अपनी 5 बेटियों के भविष्य के लिए शायद एक बेटी को बुला दे। मैं आज ही उससे बात करता हूं। पर कि आपका भतीजा रणवीर इस ब्याह के लिए तैयार होएगा? उससे तो तैयार होना ही होगा पुरोहित जी, क्योंकि इसी तरह हम अपने माथे से
मदन सिंह और उसकी छुरी के लगाए कलंक को धो पावेंगे। ये आप क्या कर रहे हो भगवान? कहते हैं पति का प्यार मेहंदी का रंग बन के हाथों में उतर आवे। तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना गाढ़ा क्यों? तुम्हारी मेहंदी का ही रंग तुम्हारी खुशी के चंद लम्हों का तोहफा है। ऐसे खुद से कैसे मिटा सकूं? ये तो भूले से ही सही और हमारे से प्यार करने वाले का अपमान होगा। जी कहीं जाना चाहो? नहीं रसाल, बस उनकी यादों के साथ उनके चरणों की दासी बनकर अपना सारा जीवन गुजार सकूं, बस यही कामना करना चाहूं। जी सच्चाई का एहसास होने के बाद भी सपना देख रही हूँ। देख, हमारी मेहंदी का रंग। कहते हैं साजन के प्यार के बिना ये रंग नहीं लाती, पर देख हमारी मेहंदी का रंग कितना खिला है। जी इसे धोने चली तो एहसास हुआ कि ये इतनी आसानी से हमारे हाथों से कैसे उतर सके। तुम्हारे वास्ते माताजी महाराज के मंदिर में पूजा कराएगी कि मैं उनकी दासी बनकर रहने को भी तैयार हूं जीवन भर। जी पर इसी में बापू की खुशी है, माँ की खुशी है, थारी खुशी है। और अगर माताजी महाराज ने चाहा तो कुंवर सा और उनके परिवार की भी खुशी होगी। तो सबकी खुशी के वास्ते पूजा करके आएगी। ठीक है, मैं पूजा करूंगी, दिल से आपके वास्ते पूजा करूंगी। कुछ तो बात है जो हमारी समझ में ना आवे है। रुक्मणी ना है घर पे, ये बात मानती हूँ, पर मदन सिंह जी और रसाल की माँ जिस तरह बात कर रही थी कुछ बनावटी सा लग रहा था। क्या बनावटी सा लग रहा था मासा? अरे उनकी बातें और के। माँ, वो लोग रुक्मी की तबीयत को लेकर परेशान होंगे, या फिर होगी कोई ऐसी बात जो लोग हमसे बताए बगैर ही उसका समाधान करना चाहते होंगे। हो सके है, पर मैं भी तो लड़के की माँ हूँ जिनके बेटे से उनकी छोरी रसाल का ब्याह होने जा रहा है। अब ये बात भी तो चलाए ना वो लोग। अब उनको बोलना ही पड़ेगा कि हमारे बेटे के पास 1 हफ्ता रह गया है, उसे नौकरी पर भी तो जाना है, जल्दी से जल्दी ये ब्याह करवा दे। वैसे देवर साहब, मासा कह तो ठीक ही रही है। आप लोग चिंता ना करें, मैं खुद पता लगा लूंगा, उनसे पूछ लूंगा। रसाल कट्ठे जा रही है? माताजी महाराज के मंदिर जा रही है। माता रानी के मंदिर तो तू शाम को जाया करती है ना?
हमारी जीजी के वास्ते प्रार्थना करने जा रही हूँ। अरे वो तो तू यही घर बैठकर पूजा कर सकती है ना, उसके लिए माता रानी के मंदिर जाने की क्या जरूरत है? शायद वहां जाकर मैं आपकी करनी के वास्ते भी माफी मांग सकूं। ये किया मैंने, जो हो रहा है सब कुछ तो इसकी किस्मत के कारण हो रहा है। मन को किस बात का दोष दे रही है तू? हमारी जीजी की किस्मत को बिगाड़ने के वास्ते जिम्मेदार आप हैं ना। ये करा था रीमा ने रुक्मी के साथ? चुप क्यों है? थारे से पूछ रहा हूं, क्या करा था रीमा ने? अब मैं बापू को असलियत बता ही देती। अरे सबको सांप सूंघ गया क्या? हमारी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बापू, माँ ने ही तो बिगाड़ी हमारी जीजी की किस्मत। अगर माँ उस दिन के पास ना होती तो उन्हें बचाने के वास्ते जीजी को ना जलना पड़ता। मैं जली होती उस दिन, ये अच्छा होता। उस रोज रुक्मी ने तन्ने बचाने के एहसान से ज्यादा भयानक काम आज किया है। अपने जले चेहरे का राज छुपाकर हम सबके चेहरे पे कालक पोत दी इसने। इससे तो अच्छा होता उस आग में ये भस्म हो जाती, तो मेरी इज्जत का हवन तो ना होता।